तो ये तस्वीरें और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें क्या हैं वो आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपकी मुश्किलें पहले ही सरकारों के लिए महत्वहीन थीं, जो पूर्व सरकारें रहीं उनके लिए इनका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन अब साथ ही उन्होंने जिक्र किया 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का हमने लक्ष्य रखा है और उसमें 1 करोड़ लखपति दीदी बनाई भी जा चुकी हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल किले से मैंने आपके लिए ये प्रण लिया था और लाल किले की प्राचीर से महिला सशक्तिकरण की आवाज़ उठाने वाला मैं पहला प्रधानमंत्री हूँ। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं की तकलीफ़ें मुझे अच्छे तरीके से मालूम हैं, लेकिन इस संवेदनशीलता का मजाक जो है वो पहले उड़ाया गया था। उन्होंने कहा मैं पहला प्रधानमंत्री हूँ जिसने लाल किले से आपके लिए कई संकल्प लिए और इन संकल्पों को पूरा होते हुए आज हम देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके सशक्तिकरण की बातों पर कांग्रेस ने मेरा मजाक उड़ाया, संवेदनशीलता महिलाओं के मुद्दे को लेकर इस पर उन्होंने मजाक उड़ाया और साथ ही कहा कि मोदी की संवेदनाएं ज़मीन से जुड़े अनुभवों से निकली हैं। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने देखा है, सीखा है, ज़मीन से जुड़े हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी की योजनाओं से महिलाओं का जीवन आसान हुआ है, इन योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल पाया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजनीतिक सोच जो है उसको हमने बदल दिया है, किसी भी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो योजनाएं हैं नहीं लाई गई। शुरुआती तौर पे देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमने शुरू किया किस तरीके से, और उसके बाद मातृत्व योजनाएं जो हैं उनके ज़रिए लाभ दिया गया। सुकन्या समृद्धि योजना जो है उसकी शुरुआत की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल के ज़रिए काफ़ी फ़ायदा जो है वो लोगों को मिला और ख़ासतौर से भारत की कृषि को ड्रोन तकनीक एक नई दिशा दे रहा है। तो ये कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। खासतौर से ड्रोन से खेती करना अब हमारी बहनें सिखाएंगी वो, क्योंकि एक प्रशिक्षित पायलट अब हो चुकी हैं ड्रोन के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की नारी शक्ति तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करेगी। जिस तरीके से अगर देखा जाए कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है और उसमें काफ़ी अहम पहल ड्रोन की जब बात की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी की भविष्य में बड़ी भूमिका होगी, ना सिर्फ कृषि क्षेत्र बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा ड्रोन को। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह के लिए अभी का जो समय है उनके गौरवगान का समय है। इतिहास रचा है महिला स्वयं सहायता समूह ने, क्योंकि अब स्वयं सहायता समूह जो हैं उनके ज़रिए उन महिलाओं तक पैसा सीधा पहुंचता है डीबीटी की ज़रिए, और साथ ही साथ इन योजनाओं का तभी जो लाभ है मिल पाता है। लेकिन इससे पहली जो सरकारें रहीं उन्होंने ना तो इस बात का महत्व समझा और ना ही इतना फ़ायदा महिलाओं को दिया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय में 3 गुना जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है, यानी किस तरीके से जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने यहाँ पीएम सूर्य घर योजना का भी जिक्र किया कि अब गरीबी जो है इस योजना से दूर होगी, क्योंकि अब बिजली का निर्माण किया जाएगा, बिजली का बिल जो है वो ज़ीरो होगा। और इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया महिलाओं से जो आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहीं। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में यहाँ पे जो महिलाएं थीं उनको संबोधित आज प्रधानमंत्री ने किया और उनके साथ संवाद भी किया। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ मोतिहारी के पीपराकोठी में प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया जा गया है। इस तहत यहाँ 3 दिन तक ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण नमो ड्रोन दीदियों को दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुल 102 ड्रोन के साथ नमो ड्रोन दीदी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न उर्वरक संस्थानों जैसे इफ्को, HURL, रोमा, PPL, IPL के द्वारा विभिन्न राज्यों से चयनित 102 महिला ड्रोन पायलट इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों में दीदी हम लोग आगे बढ़ के कुछ अपना भविष्य भी संभाल सकते हैं। और हम लोग इसलिए बोले हैं कि लखपति दीदी बनाने का उनका सपना था, तो हम लोग लखपति दीदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग को बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम लोग आगे चल के भी कुछ बन सकते हैं, आगे कर सकते हैं। इसमें हम लोग को ये भी सिखाया गया कि ड्रोन का पार्ट पुर्जा किस तरह खोल के बना सकते हैं। लैंडिंग गियर सब हम लोग को सिखाया जाता है। जी, हम आजीविका ग्रामीण मिशन से जुड़े हुए हैं और उसी के तहत ड्रोन दीदी नमो ऐप का सपना देखा है। से बिहार में मोतिहारी में हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। टाइप टेलीकास्ट करके मोदी जी को धन्यवाद करेंगे हम सभी दीदी।
तो देश के कोने कोने में अब जो महिलाएं हैं वो ड्रोन का संचालन कर रही हैं। ना सिर्फ नमो ड्रोन दीदी बल्कि अब ड्रोन पायलट भी बन रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचेंगे। आज PM यहां से पूरे देश के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्था की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के आनपुरम पेरुवती अनाकपल्ली खंड का विकास का भी यहाँ शिलान्यास किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के कीरतपुर से नेरचौक खंड का जो विकास कार्य है और साथ साथ कर्नाटक में 2750 करोड़ रुपए के डोबास्पेट हिस्कूटे खंड के विकास का कार्य भी। वहीं अगर बात की जाए इसके अलावा पूरे देश के विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20,500 करोड़ रुपए की 42 अन्य परियोजनाओं का भी आज उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के साथ साथ जो अन्य परियोजनाएं हैं, करीब 20,500 करोड़ रुपए की 42 अन्य परियोजनाएं हैं जिनका आज वो उद्घाटन करेंगे। अब से कुछ देर बाद साथ ही PM देश की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं की जो आधारशिला रखी जाएगी, इनमें प्रमुख अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ के बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज इसमें शामिल हैं, जबकि कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग 748A के बेलगाम हुगुरू रायचूर खंड के 6 पैकेज इसमें शामिल किए गए हैं। हरियाणा में 4,900 करोड़ रुपए के शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग के 3 पैकेज इसमें हैं, जबकि अगर बात की जाए बाकी राज्यों की, खासतौर से हरियाणा के बाद अगर पंजाब की भी हम बात करें तो यहाँ भी आपको बता दें करीब 3,800 करोड़ रुपए के अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर के 2 पैकेज इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर विभिन्न राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए की 39 अन्य परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं जिनकी आधारशिला रखी जाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट को लेकर PM भी काफ़ी उत्साहित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि आज पूरे भारत में कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज दोपहर करीब 12 बजे विभिन्न राज्यों में फैले 112 राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे या उनकी आधारशिला रखी जाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया जाएगा। ये परियोजनाएं आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के हमारे प्रयासों के अनुरूप भी हैं। एक्स पर ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक वीडियो साझा किया है, आइए देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को हरियाणा से जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जो कई मायनों में खास है। ₹5,269 करोड़ रुपए की लागत से 14 लेन वाले 29 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने जा रहे हैं। दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जो सिंगल पियर पर बना है और जिसकी कुल लेन की लंबाई
563 किलोमीटर है। द्वारका एक्सप्रेसवे में देश की पहली 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन चौड़ी अर्बन टनल भी शामिल है। इसमें भारत का पहला 4 स्तरीय इंटरचेंज 2 जगहों और 3 स्तरीय इंटरचेंज 9 जगहों पर है। साथ ही प्रमुख इंटरचेंज एलिवेटेड सर्विस रोड से जुड़े हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसा शहरी एक्सप्रेसवे है जिसकी सर्विस लेन पर ही एंट्री पॉइंट का निर्माण किया गया है, जिससे ट्रैफिक कंजेशन नहीं होगा। 8 लेन वाले इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3-3 लेन सर्विस रोड भी हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे में एलिवेटेड रोड की कुल लंबाई 192 किलोमीटर है, जबकि लोगों की सुविधा और यातायात को सुगम बनाने के लिए इसमें 34 अंडरपास, 31 सुरंग और 12 रोड ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। ये एक्सप्रेसवे NH 8 पर शिव मूर्ति से शुरू होकर खेड़की दौला टोल प्लाजा तक जाता है। इस एक्सप्रेसवे को बनाते समय ऐसा पहली बार हुआ कि 1200 पेड़ों का सही सलामत रीप्लांट हुआ, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तैयार होने वाले द्वारका एक्सप्रेसवे को इसके वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर के लिए भी याद रखा जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित विश्व विख्यात आईफल टावर से 30 गुना ज्यादा है। उसी तरह इसको बनाने में 20 लाख क्यूबिक मीटर सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, जो बुर्ज खलीफा में प्रयोग किए गए सीमेंट से 6 गुना ज्यादा है। इससे दिल्ली और हरियाणा के बीच यातायात इतना सुगम हो जाएगा कि द्वारका से मानेसर आप केवल 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, जबकि मानेसर से IGI एयरपोर्ट 20 मिनट में ही जाना संभव हो पाएगा। वहीं मानेसर से सिंधु बॉर्डर तक जाने में आपको सिर्फ 45 मिनट लगेंगे। ऐसे उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचनाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को सिद्धि में बदलने का माध्यम बन रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। अनुराग ठाकुर ने टिहरा में PNB शाखा का उद्घाटन किया। इसके बाद अनुराग ठाकुर ने नशा मुक्त सुरक्षा युक्त के तहत आयोजित बाइक रैली में भी भाग लिया। देश में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनसे एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं और लाभ भी ले रहे हैं। इसी कड़ी में एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, जो हर दिन नए कीर्तिमान बना रही है। 6 दिनों में 1 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बांटा गया। 2 मार्च से 7 मार्च के बीच अगर बात की जाए तो 1 करोड़ 2,49,440 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश में कमाए वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज तक मुफ्त पहुंच प्रदान करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से वित्त पोषित करती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की सरकारी यात्रा पर मॉरिशस रवाना हो गई हैं। वे 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। राष्ट्रपति की मॉरिशस यात्रा पर आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार से बुधवार तक 3 दिवसीय मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति 12 मार्च यानी मंगलवार को मॉरिशस के स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वे मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। अपनी इस यात्रा के दौरान वे कई गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री जगन्नाथ संयुक्त रूप से मॉरिशस के साथ भारत की जीवंत विकास साझेदारी की बढ़ती और बहुमुखी प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली 14 भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
राष्ट्रपति मुर्मू महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों के आदान प्रदान की भी गवाह बनेंगी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण सहयोग को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस यात्रा को लेकर स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं। देशवासी उनका स्वागत करेंगे। बहन जी आ रहे हैं, विदुषी हैं, विद्वान हैं, वो हमारे लेडीज के लिए बहुत कुछ कर सकता है और करेगा भी शायद, और उसका जो स्वागत दिल से सब बहनों भाइयों को भी स्वागत करना चाहिए, ताकि हमारे देश और प्रगति और यथी फूले फले। We welcome the President of India in Mauritius for our Independence Day. It is our 56th Independence Day, and we are hoping to see her in our Independence Day of Nationality. And as India and Mauritius, we are having a very family link with the Indian government and the Mauritian government, as the Prime Minister of India, Modi, also is helping Mauritius very much. राष्ट्रपति मुर्मू बॉटनिकल गार्डन में मॉरिशस के नेताओं को श्रद्धांजलि देने के साथ ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा करेंगी। वे मॉरिशस विश्वविद्यालय में मॉरिशस के युवाओं और सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों, भारतीय प्रवासियों के सदस्यों और महात्मा गांधी संस्थान में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगी। ये राजकीय यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच दीर्घकालिक और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए मॉरिशस आ रही हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वे यहां के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर भारत से सहायता प्राप्त 14 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही वे यहां पर अलग अलग जगहों का दौरा करने जाएंगी, जिसमें अप्रवासी घाट, गंगा तालाब और यहां की यूनिवर्सिटी शामिल हैं। कैमरामैन सेंथिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, मॉरिशस। सुप्रीम कोर्ट आज उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ दलों पर हमले के आरोप में सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 5 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के दल पर आरोपितों की ओर से किए गए हमले के इस मामले की सुनवाई का ब्यौरा दिया गया है। जस्टिस जीआर कवई और संदीप मेहता की खंडपीठ आज इस पर सुनवाई करेगी। 5 मार्च को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से स्वतंत्र जांच कराने के आदेश के साथ ही बंगाल की पुलिस को इस हमले के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को उसी दिन सीआईडी की हिरासत से सीबीआई के सुपुर्द करने को कहा था। इसके खिलाफ बंगाल सरकार ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करके कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने सतही स्तर पर जांच को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। इसके जरिए कानून के तहत मिलने वाले समाधान के अधिकार को कुंद किया जा रहा है। रामलला के दर्शन के लिए स्पीकर ओम बिरला अयोध्या धाम पहुंचे हैं। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर अमिता बिरला भी साथ हैं। ओम बिरला सपरिवार रामलला की पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही शाम में होने वाली सरयू आरती में भी शामिल होंगे। अयोध्या की ये पावन धरती, पावन नगरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मुझे आज यहां अयोध्या शहर पहुंचकर खुशी हो रही है, मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रामलला का इतना भव्य मंदिर बनाने के लिए धन्यवाद दिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक
सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। स्वच्छता सबसे पहले तो हमें ही से चालू होगा ना। अपने घर को हम ही साफ करेंगे ना, सरकार आके थोड़ी करेगी, सरकार तो बाहर करेगी। तो हम अपने घर आसपास की सफाई की जिम्मेदारी हमारी ही है। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। मैं हूं नवाज न्यूज़ ब्यूटी, जुड़िए डीडी न्यूज़ की मुहिम स्वच्छता वॉरियर से। जुड़िए डीडी न्यूज़ की पहल स्वच्छता वॉरियर से। आप डीडी न्यूज़ के तहत अपने आप को इससे जोड़ सकते हैं और बनिए स्वच्छता वॉरियर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता बासु प्रसाद। मैं सपोर्ट करती हूँ डीडी के इनिशिएटिव स्वच्छता वॉरियर को। दूरदर्शन डीडी का जो मूवमेंट है सारा हिंदुस्तान इसमें जुट जाए। आप लोग हैं स्वच्छता वॉरियर, डीडी न्यूज़ के इस मुहिम से जुड़िए और हमारे देश को स्वच्छ बनाइए। क्या आप हैं स्वच्छता वॉरियर? प्लीज डीडी न्यूज़ से जुड़िए। हाय, माय नेम इज कार्तिकी गोंसाल्विस एंड एवरीवन इज अ स्वच्छता वॉरियर। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहले पहुंच जाएंगे और हम गिरा लेंगे। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, एक आम चुनाव। तैयार हो रहा है देश। जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, गुजरात से अरुणाचल तक। जानिए हर राज्य की राजनीति का क्या होगा लोकसभा चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति सोमवार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को बताया देश की ताकत। कहा अब महिलाएं बन रही हैं लोगों का सहारा। महिलाओं को नजरअंदाज करने के लिए पूर्व की सरकारों पर साधा निशाना। नई दिल्ली के पूसा में सशक्त नारी विकसित भारत की दिखी शानदार झलक। पीएम ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को सौंपे ड्रोन। 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी किए वितरित। पीएम मोदी गुरुग्राम में से देंगे देश भर को विकास परियोजनाओं की सौगात। 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड की होगी शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस रवाना। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लेंगी हिस्सा। अपने समकक्ष और प्रधानमंत्री के साथ करेंगी द्विपक्षीय बैठकें। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक आज। जारी हो सकती है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की दूसरी सूची। कांग्रेस पार्टी ने भी बुलाई आज चुनाव समिति की अहम बैठक। 96 ऑस्कर अवार्ड में फिल्म ओपनहाइमर का रहा जलवा। बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड किए अपने नाम। किलियन मर्फी बेस्ट एक्टर तो एमा स्टोन ने जीता बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड।
और खेल की खबरों में सात्विक चिराग की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने रचा इतिहास। चीनी जोड़ी को हराकर दूसरी बार किया फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पर कब्जा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और हेडलाइंस के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान नमो ड्रोन दीदियों के साथ संवाद भी किया। वहीं पीएम ने नमो ड्रोन दीदियों द्वारा आयोजित कृषि ड्रोन प्रदर्शन को भी देखा। खास बात यह रही कि देश भर में 10 अलग अलग स्थानों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी प्रदान किए। वहीं नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के समर्थन से सफलता हासिल की है और अन्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उनके उत्थान के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। पीएम ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG को रियायती ब्याज दर पर लगभग 8,000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान SHG को लगभग 2,000 करोड़ रुपए की पूंजी सहायता निधि भी वितरित की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। पीएम ने साथ ही कहा कि लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रहीं उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकता नहीं रहीं और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया गया था। कोई भी समाज हो, वो नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अवसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारें रही उनके लिए आप सभी महिलाओं का जीवन, आपकी मुश्किलें कभी प्राथमिकताएं नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया। मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अवसर मिल जाए, थोड़ा उनको सहारा मिल जाए, तो फिर उनको सहारे की जरूरत नहीं रहती है, वे खुद लोगों का सहारा बन जाती है। और वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भारत की कृषि को दिशा देने वाली ड्रोन तकनीक की पहली पायलट हमारी ड्रोन दीदी है। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें देश को सिखाएंगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। भारत की कृषि को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेक्नोलॉजी की पहली पायलट ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। हमारी बहनें देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनिक खेती कैसे होती है। वहीं नई दिल्ली के पूसा में सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदियों से बातचीत की। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आई इन लखपति दीदियों ने अपने अनुभव पीएम के साथ साझा किए और साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से आज वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज वो कई अन्य दीदियों को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। लखपति दीदियों ने इन योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। अनुराधा गारू। हाँ सर। हाँ बताइए। मेरा समूह का नाम ज्योतिर्मयी है। मैं सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैं 8वीं जब पढ़ती तभी मेरी शादी हो गई था। मुझे क्या करे पता नहीं चलता था। हम लोग का परिवार का स्थिति बहुत ही आर्थिक स्थिति में बहुत ही खराब था, क्योंकि मुझे ये नहीं जानते थे कैसे रहना है। उसी समय में मुझे मेरा एक मंच मिला है, मैं के आशा ज्योति जैसा मेरा समूह,
आपकी पढ़ाई क्या हुई है? मैं 8वीं पढ़ी थी, अभी समूह के माध्यम से B.Com करी हूँ सर। अच्छा, तो खुद भी पढ़ रही है, बेटियों को पढ़ा रही हो, साड़ी बेच रही हो। सर तो आप साड़ी खरीदती कहाँ से हैं? सर मैं बेंगलुरु से खरीदती हूँ। बेंगलुरु से? हाँ, हमको बेंगलुरु नजदीक पड़ता है। तो कौन कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है? सर हमारे लिए अभी जो न्यू ट्रेंड रहता है, अभी हमारे लिए क्रश साड़ी है और बनारसी है और नारायणपुरम में कॉटन का है और अनेक प्रकार का भी न्यू मॉडल है। आपको आजीविका मिशन से क्या सहायता मिली? सर आजीविका मिशन से मुझे प्रशिक्षण ज्यादा मिला है और मेरे परिवार के लिए सरकार से भी मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे दिव्यांग है ना, उसको भी पेंशन मिला, मेरे पति को भी पेंशन मिल रहा है और सरकार से भी मेरी इंदिरा आवास योजना का मिला है। हमारा सिर्फ आजीविका मिशन से बारे में अभी तक कम से कम 200 दिन का प्रशिक्षण ले चुके हूँ सर। अच्छा, आपको सरकार की और किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? मैं आयुष्मान योजना से मेरे पति का ट्रीटमेंट करा रही हूँ सर। अच्छा, आप ये एसएचजी के साथ जुड़ी? हाँ सर। उसके पहले जीवन और एसएचजी के साथ जुड़ने के बाद का जीवन, उसमें क्या बदलाव आप देखती हैं? पहले रहने के लिए भी छोटा सा झोपड़ी, मेरे शादी में मैं सोचती थी मैं किधर आके पड़ गई, अनुराधा कौन है, मैं क्या करना है, कोई आए तो घर से बाहर जाना, ये मैं नहीं तो क्यों आते, रात में क्यों रखते करके सोचती थी। आज मैं समूह में जुड़ने के बाद उसी बचत के पैसे से लोन लेके आज मेरा खुद का पक्का घर एक है और इंदिरा आवास का घर एक भी एक है सर। नमस्ते, मेरा नाम राधिका है, मैं गुजरात से हूँ। मेरे एसएचजी का नाम जय चामुंडा आजीविका है। जब मैं पहले की बात बताऊं, जब मैं समूह से नहीं जुड़ी हुई थी, तब मेरे पापा के लिए मैंने सपना देखा था कि मैं उसके लिए एक घर बना के जाऊंगी शादी से पहले, और एक मेरा भाई छोटा है जो उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो उसके लिए मुझे उसका अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाना था और उसे अच्छे हॉस्टल में रखना था। मेरे पास कोई आजीविका साधन नहीं था। फिर मैंने समूह से जुड़ी, जब मैंने एक ट्रेनिंग लिया SBI RCT का, वहां से मुझे पता चला कि आप समूह से जुड़ के आप कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हो। तो मैंने समूह से जुड़ी, उसमें हमने 3 महीने बाद हमको रिवॉल्विंग फंड मिला और 3 महीने के बाद हमारा 3000 जो हुआ था पैसा, मतलब 18,000 रुपए से हमने एक छोटा सा ज्वेलरी बनाने का काम किया। फिर मैं बाहर निकल सकती हूँ, मेरी सारी बहनें बाहर नहीं निकल सकती है, तो उसके लिए हमने जो घर बैठे काम कर सके है, जो ज्वेलरी का, उनके बच्चे हैं, परिवार है, वो सब बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो घर पे बैठ के 250 से 300 रुपए वो कमा रही है अभी घर पे बैठ के ही। तो वो हमने आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो बहुत सारी आई। पहले तो घर से बाहर निकलने में, छोटा गांव है तो सब लोग बोल रहे थे ये लड़की को अकेले भेज दिया, इनको नहीं भेजना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये देखो दादा की लड़की नहीं लड़का बन के आगे बढ़ रही है, और हमको देख के आपके कारण और आपकी जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, उनके जीवन को बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटी हो, कुछ बदलाव आया हो। आप स्वयं कितना कमाती हैं? हम अभी सरस मेला करते हैं ना, तो एक मेले हमको 1 लाख से 1.5 लाख तक रुपए का हम सेल करते हैं हर महीना। हाँ, महीना मतलब एक मेले में। और अभी हमने 17 दिन का अभी आजीविका मेला किया था नोएडा में, उसमें हमने 2 लाख का हमने इनकम किया है उसमें से। आप तो गुजराती है, तो आपके तो ब्लड में व्यापार है। जी सर। तो आगे से आप क्या करना चाहती है? मैं यही सोचती हूँ, अगर मौका मिल रहा है, मुझे यहाँ मौका मिला था, मैं अगर बहाना बना देती या डर जाती तो मैं आगे नहीं बढ़ पाती। मुझे जो मौका मिला है उस पे मुझे चौका मार ही देना है और आगे बढ़ ही लेना है। मेरे पति को एक किराने की दुकान स्थापित कर दिया, तो बाद में मुझे बैंक सखी और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सखी का कार्य करने के लिए मौका मिला। तो NRLM के माध्यम से प्रशिक्षण लेके मैं आनंदनगर बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में अभी बैंक सखी कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने बैंक सखी कार्य शुरू करने से मुझे मेरा गांव पे हर दीदी लोगों को मैंने पहले खाता खुलवाया, और हमारा गवर्नमेंट का जो बीमा योजना है PMSBY, PMJJBY, अटल पेंशन योजना, वो सब भी कराया। और अभी तक मैं बैंक से दीदी लोगों को 3 करोड़ रुपया क्रेडिट लिंकेज भी कराया, और मैंने दीदी लोगों को मैंने मुद्रा लोन भी दिलाया, कृषि लोन भी दिलाया। पहले तो डरता था, मैं तो बहुत छोटा था, 1-1 रुपया की भी मोहताज था। अभी तो मेरे पास गवर्नमेंट है, मेरा सब सुविधा दे रहा है, तो मैं क्यों डरूंगा।
तो अभी आपकी इनकम कितनी हो गई, आय कितनी हो गई आपकी? अभी तो सर मैं महीना में 15,000 रुपया कमा लेता हूँ। मेरा किराए पे दुकान से भी 12-13 हजार रुपया मिल जाता है। मेरे सालाना में मुझे 2.5 से 3 लाख रुपया रोजगार हो जाता है। अच्छा, आप और कितने लोगों को मुद्रा लोन दिलवाया, उन्होंने रोजगार दिया होगा? आपके कारण आपके इलाके में कितने लोगों को रोजगार मिला होगा? सर मैंने तो मेरा जो समूह दल है, जो दीदी मुझसे जब भी मदद चाहता है, जिसका भी आजीविका ऊपर काज कर रहा है, मैं मेरे साथ लेके उसको बैंक मैनेजर के पास ले जाता हूँ, उसका खुद का आजीविका दिखाता हूँ, तो उसको मुद्रा लोन दिलवाने के मैं हेल्प कर देता हूँ। तो गांव वाले आपको कैसे पहचानते हैं? सर पहले तो मुझे कोई पहचानता नहीं था, अभी तो मेरे सब दीदी लोग मुझे बैंक शौकी और बिजनेस करस्पॉन्डेंट शौकी से जानते हैं। तो मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ जो मेरा गांव में एक मेरा पहचान है। तो सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी कहा कि स्वयं सहायता समूहों के 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इन नमो ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की 15,000 महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद इन नमो ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षित किया गया है। 11 अलग अलग स्थानों से 1,000 से अधिक प्रशिक्षित नमो ड्रोन दीदियों ने सफलतापूर्वक ड्रोन उड़ाया है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतना काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही आत्मनिर्भर महिला और आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। आज के इस कार्यक्रम में विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी, जो दुनिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर महिला आर्थिक स्वावलंबन, इनकम जनरेशन पर आपके नेतृत्व में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान है। विश्व के इतिहास में अगर देखें, ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसने महिला सशक्तिकरण को लेके इतने बड़े कदम उठाए हों। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां मोतिहारी के पीपरा कोठी में प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसके तहत मोतिहारी के पीपरा कोठी में 3 दिवसीय तकनीकी ड्रोन प्रशिक्षण नमो ड्रोन दीदियों को दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड के कुल 102 ड्रोन के साथ नमो ड्रोन दीदी शामिल हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न उर्वरक संस्थाओं जैसे इफ्को हर्ल, इंडोरामा, पीपीएल, आईपीएल के द्वारा विभिन्न राज्यों से चयनित 102 महिला ड्रोन पायलट इस कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। इन सभी 102 ड्रोन दीदियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार एवं उर्वरक निर्माताओं के संयुक्त तत्वाधान में सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा प्रमाणित सभी ड्रोन दीदियां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सदस्य हैं। इस कार्यक्रम में सांसद मोतिहारी राधा मोहन सिंह एवं जॉन टोपनो, निदेशक उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले हैं। साथ ही जिला के सभी जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी एवं जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह के सहयोग से एवं विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक की सहकारी संस्था इंडियन फार्मासर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी हम लोग आगे बढ़ के कुछ अपना भविष्य भी संभाल सकते हैं। और हम लोग इसलिए बोले हैं कि लखपति दीदी बनाने का उनका सपना था, तो हम लोग लखपति दीदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम लोग को बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम लोग आगे चल के भी कुछ बन सकते हैं, आगे कर सकते हैं। इसमें हम लोग को ये भी सिखाया गया कि ड्रोन का पार्ट पुर्जा किस तरह खोल के बना सकते हैं। लैंडिंग गियर सब हम लोग को सिखाया जाता है। जी, हम आजीविका ग्रामीण मिशन से जुड़े हुए हैं और उसी के तहत ड्रोन दीदी नमो ऐप का सपना देखा है। से बिहार में मोतिहारी में हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। टाइप टेलीकास्ट करके मोदी जी को धन्यवाद करेंगे हम सभी दीदी। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ।
स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के गुरुग्राम का दौरा करेंगे और इस अवसर पर प्रधानमंत्री देश में विस्तारित 1 लाख करोड़ रुपए की 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यातायात परिचालन में सुधार लाने और व्यवस्था की बाधाओं को दूर करने में सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से लखनऊ रिंग रोड के 3 पैकेज का विकास, आंध्र प्रदेश में 2,950 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के आनंदपुरम पेंडुरथी अनाकापल्ली खंड का विकास, हिमाचल प्रदेश में 3,400 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के कीरतपुर से नैरचौक खंड, कर्नाटक में 2,750 करोड़ रुपए के डोबास्पेट हेस्कोटे खंड के साथ पूरे देश में विभिन्न राज्यों में 20,500 करोड़ रुपए की 42 अन्य परियोजनाओं का भी पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी आज रखेंगे। वहीं जिन प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जाएगी उनमें आंध्र प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए के बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे के 14 पैकेज, कर्नाटक में 8,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय राजमार्ग 748A के बेलगाम हुगुंड रायचूर खंड के 6 पैकेज, हरियाणा में 4,900 करोड़ रुपए शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग के 3 पैकेज, पंजाब में 3,800 करोड़ रुपए के अमृतसर भटिंडा कॉरिडोर के 2 पैकेज। इसके साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में 32,700 करोड़ रुपए के 39 अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। और वहीं चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां अगली खबर है चुनावी बॉन्ड से जुड़ी। दरअसल चुनावी बॉन्ड मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SBI को कल तक जानकारी देने के सीधे तौर पर निर्देश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च तक चुनाव आयोग से जानकारी सार्वजनिक करने को कहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत की मांगी गई थी। SBI की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा कि SBI ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक नए बॉन्ड जारी करने बंद कर दिए हैं। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को डिकोड करना जटिल काम है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए और वक्त चाहिए। CGI ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने वाली सभी SBI ब्रांच ने सारी जानकारी मुंबई शाखा को भेजी है, तो इसे देने में देरी की कोई वजह नहीं दिखती। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? बिल्कुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो एक याचिका थी जिसमें 30 जून तक का समय मांगा गया था और 3 महीने का करीब वक्त मांगा था, क्योंकि स्टेट बैंक का ये कहना था कि 22,000 से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं 2019 से लेकर अब तक, और इसकी जो जानकारी है, यानी बॉन्ड खरीदने वाले की बॉन्ड कितने का खरीदा गया इसकी जानकारी और किस पार्टी ने कौन से बॉन्ड को एनकैश कराया, इसकी जानकारी 2 अलग अलग सेफ्स में रखी गई थी ताकि गोपनीयता का किसी तरह से अवहेलना ना हो। और इसीलिए यहाँ पर SBI ने ये मांग की थी कि उनको 3 महीने का समय दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि जो सबमिशंस SBI की तरफ से दिए गए और जो SBI का डॉक्यूमेंट कहता है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में, ये साफ है कि हर बॉन्ड को खरीदे जाने से पहले KYC कराना होता है उस खरीदार को, यानी उसको अपनी सारी जानकारी देनी होती है। तो इसको लेकर के इतना ज्यादा वक्त मांगना SBI का तर्क संगत नहीं है। हालांकि आज SBI ने कहा कि वो 3 महीने की जगह 3 हफ्ते में बॉन्ड खरीदने वाले का नाम और कितने का बॉन्ड खरीदा गया इसकी जानकारी तो दे सकता है, लेकिन इस बॉन्ड को एनकैश किस पार्टी ने कराया है इस जानकारी को आपस में कोलेट करने के लिए एक जगह पर लाने में उसको अभी भी वक्त लगेगा। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि हम आपको सिर्फ कल तक का समय दे रहे हैं। कल तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये सारी जानकारी जो करीब 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई है
वो सौंपनी होगी इलेक्शन कमीशन को, और फिर इलेक्शन कमीशन ये सारा ब्यौरा अपनी वेबसाइट पे डालेगा, क्योंकि जैसा आप बता रही थी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया था और ये कहा था कि ये जो भी जानकारी है डोनर्स की उसको सार्वजनिक किया जाए। जी विकास, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वो मुंबई SBI के पास में सारे रिकॉर्ड्स है, सारी जानकारी वहां पर भेजी गई है, तो वाकई आखिर इतना वक्त क्यों चाहिए SBI को जानकारी देने के लिए? देखिए SBI ने दो बातें यहाँ पर अहम कही। एक तो SBI ने कहा कि इसको डिजिटल फॉर्म में नहीं रखा गया है प्राइवेसी के चलते, एक तो डिजिटल रिकॉर्ड इसका उपलब्ध नहीं है, और दूसरा उन्होंने कहा कि दो अलग अलग सेफ में डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं। तो यानी आप माने कि 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स जी किसने खरीदे, कितनी तारीख को खरीदे और कितने डिनोमिनेशन के खरीदे, यानी कितने का वो था, ये जानकारी एक सेट में रखी गई, और किस पार्टी ने किस बॉन्ड को एनकैश कराया वो एक अलग जगह रखी गई है। अब इन डॉक्यूमेंट्स का 22,000 डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल का मिलान होना है, ये SBI ने कहा था, क्योंकि कोई डिजिटल फॉर्मेट में उनके पास ये जानकारी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर एक बात नोट की कि पिछली जब मुख्य मामले की सुनवाई हो रही थी उस वक्त SBI ने ये कहा था कि उसके पास ये जानकारी है इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन किन लोगों ने खरीदे हैं। तो अब कोर्ट ने कहा कि जब आपके पास वो जानकारी उपलब्ध है, दोनों जानकारियां आप जो आपके पास उपलब्ध हैं वो आप इलेक्शन कमीशन को दें, और इलेक्शन कमीशन इन जानकारियों को वेबसाइट पर डाले। कोलेट को लेकर के थोड़ा और स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इसको कौन करेगा, इसको खुद SBI करेगा या इलेक्शन कमीशन को इस दोनों जानकारियों का मिलान करना पड़ेगा, ये थोड़ा अभी इसमें स्पष्टता का अभाव। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। और वापस हम रुक करते खबरों का, जहां पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री